नमस्कार दोस्तों, मैं राम चंद्रशेखर राष्ट्रवाद न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज यहां पर हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता शैलेश पांडे जी मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे मीरा भाईंदर और महाराष्ट्र के कुछ हालातों के बारे में बात करते हैं। तो शैलेश पांडे जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भाजपा दो गुटों में बढ़ चुकी है और जो दूसरी गुट के जो नेता हैं वो पहली गुट के नेताओं से अलग ही आंदोलन करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले 2022 के चुनाव में शिवसेना इससे फायदा उठा पाएगी कुछ? देखिए, जहाँ तक ये विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक शिवसेना की बात है तो आने वाले चुनाव में 2022 में शिवसेना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सत्ता का स्थापना होगा। क्योंकि मीरा भाईंदर में जिस तरह से भाजपा में गठबाजी हुई है, आपसी फूट हुआ है, इसके पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी और सारी जो चीजें हुई हैं, लोग भाजपा से नाराज हैं। बड़ा ही दिल करके लोगों ने भाजपा को चुनकर लाया था कि और बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन उन सारी उम्मीदों पर भाजपा के नगर सेवक पार्टी मीरा भाईंदर में जनता के उम्मीद पर खरी नहीं उतरी, बल्कि वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। और इसके कारण अब जनता जो है वो बहुत जागरूक है और जनता ये समझ गई है कि आज हमने जिन्हें इस शहर का विकास कार्य करने के लिए हमने चुना और सत्ता दी, जिन्हें यहाँ की पानी की समस्या का समाधान करने के लिए चुना और सत्ता दी, जिन्हें हमारी डे टू डे लाइफ की जो समस्या है उनका निपटारा करने के लिए हमने सत्ता दी, शहर का विकास करने के लिए, लेकिन उसकी जगह पर ये आपस में लड़ रहे हैं। और इसके कारण जनता का झुकाव अब शिवसेना की तरफ से जा रहा है। क्योंकि देखिए, भाजपा के बाद इस वक्त मीरा भाईंदर में शिवसेना सेकेंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और शिवसेना के पास यहाँ पर अच्छे कार्यकर्ताओं का कैडर है। हर वार्ड में शिवसेना के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इस कोविड के जो संकट काल में भी आप देखेंगे तो हमारे जितने भी खासदार है, आमदार है, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जिनकी जो यथाशक्ति है उस शक्ति के साथ जनता के बीच में उतरकर जनता की सेवा कर रहे हैं। और चाहे वो एम्बुलेंस के माध्यम से हो, दवाइयों वितरण के माध्यम से हो, कोविड सेंटरों में जाकर लोगों की मदद करने का विषय हो, हॉस्पिटलों में लोगों को जाकर मदद करने का हो, लॉकडाउन के बीच में अनाज वितरण का विषय हो, बीच में ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन भी अवेलेबल करा के दिया था अलग अलग अस्पतालों में। और सबसे बड़ी बात की, जब भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हमें आह्वान किया कि रक्त की कमी हो रही है, खून की कमी हो रही है, हमने तुरंत शिवसेना के माध्यम से प्रदेश स्तर पर हर जिला, तालुका, गांव, वार्ड तक हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और वो रक्तदान शिविर करके हमने रक्त इकट्ठा करके लोगों को जान बचाने का हम काम कर रहे हैं। इस पर मुझे पूरा भरोसा जनता पर है कि जनता ये सब देख रही है, जनता समझदार है और आने वाले चुनाव 2022 में शिवसेना का हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का भगवा ध्वज मीरा भाईंदर के महानगर पालिका पर जरूर लहराएगा। जो आपने अभी बोला कि जितने खासदार, पदाधिकारी, अधिकारी, नगर सेवक आपके यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं वो कोविड सेंटर्स में जा जाके लोगों की मदद कर रहे थे, तो विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस का लगातार यह आरोप बना रहा है कि शिवसेना जो भी सीटें जीती है वो मोदी जी के चेहरे पे जीती है और भाजपा के चिन्ह पर जीती है। और रही बात जहां तक कोविड सेंटर में जाके काम करने की, तो लोगों का भी और महाराष्ट्र प्रदेश प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और बहुत से नेताओं का यह आरोप है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार कोरोना को मैनेज करने में फेल हो चुकी है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि एक जवाबदार विरोधी पक्ष नेता की भूमिका जो निभाना चाहिए, वो विरोधी पक्ष नेता की भूमिका निभाने में फेल हुए। आज जनता उन पर उंगलियां उठा रही है, जनता नाराज है उनसे, क्योंकि ये कोविड का जो संकट है किसी ने नहीं समझा था कि इसका क्या इलाज है।
इसका क्या तरीका है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। जैसे WHO या केंद्रीय आरोग्य समिति ने सारी बातें बताई, वैसे ही राज्य सरकारों ने और वहां की स्थानिक निकाय सरकारों ने उस पर उपाय योजना किया और उस पर क्रियान्वयन को आरंभ किया और उस तरह से टैकल किया। भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी ने सिर्फ और सिर्फ हर हफ्ते एक नया आंदोलन, दूसरे हफ्ते दूसरा नया आंदोलन, तीसरे हफ्ते तीसरा नया आंदोलन करके, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बरकरार रखिए, डिस्टेंस रखिए, लेकिन ये डिस्टेंस तो छोड़िए, चाहे विद्यार्थियों का विषय हो, चाहे मराठा आंदोलन का विषय हो, चाहे ये ओबीसी आंदोलन का विषय हो, या कोरोना के ऊपर, हर छोटी छोटी बात के ऊपर ये तो हजारों लोगों को लेकर रास्ते पे उतर रहे, तो कहां रह गया सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये कोरोना को रोकने का उपाय योजना में मदद कर रहे देवेंद्र फडणवीस जी या कोरोना को बढ़ावा दे रहे, मेरा तो सवाल उनसे ये है। और रही बात महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी की सरकार की और आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की, तो हमें भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें देवेंद्र फडणवीस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी को और आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी को जो सर्टिफिकेट दिया है वो WHO ने दिया है, वो देश की सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, देश के केंद्रीय आरोग्य समिति ने सर्टिफिकेट दिया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्टिफिकेट दिया है। आज WHO ने यह कहा कि मुंबई मॉडल को पूरे दुनिया में अपनाना चाहिए। जिस तरह से मुंबई में पैर पसारा था कोरोना और उतनी ही तेजी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे और उनकी टीम ने उसको कंट्रोल किया, आज पूरे विश्व में मुंबई पैटर्न की सराहना हो रही है। WHO कर रहा है कि मुंबई पैटर्न पूरी दुनिया में लगाया जाए, सुप्रीम कोर्ट उसकी सराहना कर रही है, केंद्रीय आरोग्य समिति है वो सराहना कर रही है उद्धव साहब ठाकरे की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शाबाशी दे रहे हैं उद्धव साहब ठाकरे को। आज हर तरह, चारों तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे के संवेदनशील और कार्य कुशलता की, कोविड को कंट्रोल करने की बड़े ही संवेदनशीलता से अपने जनता के जान माल को सुरक्षित रखकर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आज चारों तरफ से उनकी तारीफ हो रही है। और मैं ये कहता हूं कि आने वाले समय में भी उद्धव साहब ठाकरे जी का ये संवेदनशील नेतृत्व में ही ये सरकार अच्छी तरह से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। विरोधी सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे, उनके पास उंगली उठाने, आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आपने बोला कि WHO द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई मॉडल की सराहना की गई, कोरोना की तीसरी लहर के वेरिएंट्स के कुछ असर महाराष्ट्र में पहले देखने को मिले और कुछ मृत्यु भी हो गई है, तो अब इसको लेकर के सरकार क्या करने वाली है? क्या सरकार के पास कोई ऐसी तकनीकी है जिससे वो इसके कर्व कर सके या फिर इसे मैनेज अच्छे से कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक है। देखिए, हमारी महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमने सबसे पहले तो महाराष्ट्र में ये चाइल्ड टास्क फोर्स का निर्माण किया है, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, चाइल्ड विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी अपनी टीम बनाई है। और जिस तरह से कोरोना के तीसरे वेव का लोग यहाँ पे समीक्षा कर रहे हैं कि आ सकता है, अभी आपने देखा होगा कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का तीसरा वेव आ चुका है, लंदन में कोरोना का तीसरा वेव आ चुका है, और भी कई देशों में आ रहा है, और वो खतरा हिंदुस्तान पर भी बरकरार है। और महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हर फेस में रहे, इसलिए यहाँ पे भी वो खतरा ज्यादा है। इसलिए उद्धव साहब ठाकरे जी ने चाइल्ड टास्क फोर्स का गठन किया, सभी से सुझाव ले रहे। उसके साथ ही जितने भी कोविड केयर सेंटर्स थे पूरे महाराष्ट्र में, उनको भी बरकरार रखा गया है। भले अभी केसेस कम हो गए, मुंबई में केसेस बहुत कम हो गए हैं, महाराष्ट्र के अन्य भागों में भी कम है, कुछ भागों में है, लेकिन हम कोविड केयर सेंटर्स को हटा नहीं रहे, बल्कि वहां पर हर कोविड केयर सेंटर में और हर हॉस्पिटल में हमने बाल विशेषज्ञ
मुझे NICC जो है वो हमने वहाँ पर अवेलेबल कराया है, ताकि हम बच्चों के इलाज ज़्यादा से अच्छे तरीके से कर सकें। बच्चों के डॉक्टर्स की हम भर्ती कर रहे हैं, नए सिस्टर्स की भर्ती कर रहे हैं, और आरोग्य सुविधा से जुड़े हुए लोगों को हम एक नई टीम फिर से खड़ी कर रहे हैं। और उसके साथ ही महाराष्ट्र की जितनी भी महानगर पालिका हैं, स्थानीय निकाय हैं और जिले हैं, हर जिले ग्रामीण क्षेत्रों में जिले में जो कलेक्टर हैं वो, महानगर पालिका क्षेत्र में जो आयुक्त हैं वो, हमने उनको ये राइट दिया हुआ है कि जहां पर लॉकडाउन लगाना है या कम करना है या और क्या कठोर निर्बंध लगाने हैं, ये आयुक्त और वहां के कलेक्टर तय करेंगे। जैसे जैसे उस जिले की, उस महानगर पालिका क्षेत्र की जैसे कोविड पेशेंट बढ़ने की संख्या बढ़ेगी घटेगी उस हिसाब से, और आने वाले समय में ये सारी जवाबदारियां जिलाधिकारी आयुक्त को देकर हमने तालुका और ग्राम स्तर तक हमारी सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था कि जिस तरीके से शिवसेना ने आज हमको धोखा दिया है, अब आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता शिवसेना को धोखा देगी। तो चुनाव तो आ रहे हैं, तो क्या धोखाधड़ी की आशंका जताई जा सकती है? देश की जनता देवेंद्र फडणवीस से ये पूछती है कि धोखा शिवसेना ने आपको दिया कि आपने शिवसेना को दिया? मुझे ये बताइए, हिंदू देश सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे का वो जो कमरा जो हमारे लिए मंदिर है के समान है, वहां पे आकर भाजपा के नेता कमिटमेंट करके जाते हैं, और उस कमिटमेंट के साथ साथ जनता के बीच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो यही देवेंद्र फडणवीस जी जनता के बीच में कहते हैं कि अब से जो भी होगा, वो चाहे टिकट का बंटवारा हो, चाहे सत्ता का विषय हो, चाहे खाता वितरण हो, या सत्ता का जो भी विषय होगा, वो समान वितरण किया जाएगा। समान मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स एंड पावर। वो सारी चीजों में चीफ मिनिस्टर भी आते थे। तो आपने जो वादा किया वो वादा आपने नहीं पूरा किया, धोखा आपने किया है। 25-30 साल का शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का पवित्र गठबंधन को आपने तोड़ा है। जनता आपसे सवाल कर रही है कि आज आपके कारण ये युति टूटी, आपके कारण आज जो भी ये हो रहा है उसके जवाबदार वो है। धोखा आपने किया, धोखा हमने नहीं किया है। और आप तो भगवान राम को हम नहीं मानते, पूरा दुनिया मानता है, लेकिन आप तो ढोल बजाकर मानने वाले हो। तो अगर भगवान राम को आप सच्ची में मानते हो, दिल से मानते हो, तो कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो आपने वचन क्यों नहीं निभाया? क्यों तोड़ा वचन आपने? धोखा आपने किया है, और आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता आपके एक एक धोखे का जवाब देगी। ये तो रही शिवसेना के प्रवक्ता शैलेश पांडे से बात। इन्होंने जो भी बात बोली, आशा करता हूं कि आप सब उससे संतुष्ट होंगे, और देखना यह है कि जो जितनी भी बातें इन्होंने यहाँ कही है आगे चल के वे प्रत्यक्ष साबित होती है या नहीं। इसी के साथ मैं रामचंद्र शेखर, धन्यवाद।